घाना एक छोटा अफ्रीकी देश है जिसने कभी 53% की भयावह गरीबी दर का सामना किया था। फिर भी उन्होंने गरीबी पर काबू पा लिया और 2019 के अंत तक यह मात्र 7.9% रह गई। घाना की प्रगति को वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका का चमकता सितारा कहा था, परंतु परिस्थितियां तेजी से बदल गईं। अफ्रीका का चमकता सितारा खुद को दो चीजों से शापित पाया। पहला, खुद की सरकार, और दूसरा चीन। चीन ने घाना की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के साथ लोगों के जीवन को अपने स्वार्थी लाभ हेतु निशाना बनाया। बस घाना के एक राजनीतिक दल के नेता नाने क्वामे बेदियाको का यह क्लिप देखिए, जिसमें वे चीन की आलोचना कर रहे हैं। हमारे देश को हमने खुद ही बर्बाद किया है। हमने लाखों चीनी नागरिकों को हमारे देश में आने और 24 घंटे खनन करने की अनुमति दी है। अब हमारे सारे पानी जहरीले हो गए हैं। आर्थिक रूप से घाना ऐसी दयनीय स्थिति में है कि देश का सार्वजनिक कर्ज 2022 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का खतरनाक स्तर 92.7% तक पहुंच गया। यह एक विकासशील और आर्थिक रूप से पिछड़ रहे देश के लिए बहुत अधिक है। गरीबी दर पुनः द्रुत गति से बढ़ रही है और अनुमान है कि 2025 तक यह 34% तक पहुंच जाएगी। घाना वार्षिक आय का 34% सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। देश में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई है। तो चलिए समझते हैं कि चीन घाना में कैसे आया, अफ्रीका के उभरते सितारे को कैसे नष्ट किया गया और महत्वपूर्ण रूप से चीन को इससे क्या लाभ हुआ। ये समझने के लिए कि चीन अभी घाना के साथ क्या कर रहा है, हमें पहले घाना के इतिहास के बारे में थोड़ा समझना होगा। अन्य अफ्रीकी देशों की भांति घाना ने 1957 में उपनिवेशवाद से आजादी हासिल की, लेकिन उसके बाद के साल गृह युद्धों और राजनीतिक अराजकता से भरे हुए थे। 1990 के दशक तक घाना को आखिरकार एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ स्थिरता मिली। अफ्रीका के 54 देशों में से घाना ने विकास का मार्ग खोजा और राष्ट्रीय प्रगति पर ध्यान दिया। 1990 में घाना की गरीबी दर चौंका देने वाली 53% थी। हालांकि निरंतर विकास और प्रगति के कारण यह घटकर 2012 में 21%, 15.9% और 2019 के अंत तक 7.9% रह गई। एकल अंकों में रही जब तक मार्च 2020 में महामारी नहीं आई। तो उन्होंने ये चमत्कारी आंकड़े कैसे हासिल किए? घाना सरकार ने कृषि पर जोर दिया है, क्योंकि अधिकतर घानावासी खेती पर निर्भर हैं। किसानों को सब्सिडी दरों पर बेहतर बीज, उर्वरक और बाजार की पहुंच प्रदान कर उत्पादकता, आय और जीवन स्तर में सुधार संभव हुआ। इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता ने व्यवसायों को विकसित होने का मौका दिया। सरकार का निजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, राज्य के कम हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर आधारित आर्थिक सुधार घाना के लिए बहुत अच्छे से काम आए। वास्तव में बहुत अच्छे से। शिक्षा, विशेषकर निःशुल्क प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ने निम्न आय वर्ग के बच्चों के अवसरों को बदलकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2003 में शुरू हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ने स्वास्थ्य सेवा सुधारों को बढ़ावा दिया, जिससे चिकित्सा देखभाल किफायती और सुलभ बन गई। घाना एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम ने दूर दराज के इलाकों में मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाने की पहुंच बेहतर की। लिवलीहुड एम्पावरमेंट अगेंस्ट पॉवर्टी प्रोग्राम ने सबसे गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरण और एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल उपलब्ध कराया। इन कारकों ने घाना की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अहम योगदान दिया। यह इतना अच्छा कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी घाना को अफ्रीका का चमकता सितारा बताया। असल में 2019 में घाना की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही सालों में परिस्थितियां और बिगड़ने लगीं। घाना अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। घाना का सार्वजनिक कर्ज 2019 के 63% से बढ़कर 2022 में 92.7% हो गया। गरीबी दर 20.5% से बढ़कर 34% हो गई, जिससे 4 मिलियन से ज्यादा लोग जो कोविड-19 से पहले गरीब नहीं थे, गरीब हो गए। इसके साथ ही आय में $330 मिलियन का नुकसान हुआ। वह देश जिसे कभी चमकता सितारा कहा जाता था, अपनी चमक खोने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई देश बिना एक भी गोली चलाए किसी दूसरे देश पर कैसे कब्जा कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? बुद्धिमानों ने कहा है कि किसी देश को जीतने और गुलाम बनाने के 2 तरीके हैं, एक तलवार से और दूसरा कर्ज से। घाना को वास्तविक रूप से किसने बर्बाद किया? आइए शुरुआत से देखते हैं।
घाना के पतन के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सरकार की कुप्रबंधन, और दूसरा चीन, जिसने घाना की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर उसे कर्ज के जाल में फंसा दिया। चीन विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता है, जिसके पास लगभग $3.22 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन को यह पैसा मुख्य रूप से निर्यात के जरिए मिला, क्योंकि वह 2009 से लगातार व्यापार अधिशेष के साथ दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। आर्थिक शक्ति ने उसे 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू करने में सक्षम बनाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य मकसद गरीब, अलोकतांत्रिक, राजनीतिक रूप से भ्रष्ट और विकसित देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा उपेक्षित देशों को निशाना बनाना था। लेकिन ऐसा क्यों? वास्तव में कारण काफी सरल था। भ्रष्ट शासन और कमजोर वित्तीय प्रबंधन वाले देशों को अक्सर वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेने में कठिनाई होती है। ऋणदाता विकल्पों की कमी के कारण वे चीन की कर्ज जाल कूटनीति का शिकार बन गए। परंतु घाना के लिए यह प्रमुख समस्या नहीं थी। अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में घाना का शासन बेहतर था। गरीबी दर लगातार घट रही थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं घाना को बिना हिचकिचाहट आरण देने को तैयार थीं। तो फिर घाना कैसे चीनी आरण कूटनीति के जाल में फंस गया? इसका जवाब घाना द्वारा पहले मुद्रास्फीति और गरीबी से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीतियों में निहित है, जो कम से कम कागजों पर सही लग रही थी। घाना की अर्थव्यवस्था मुख्यतः इसलिए जूझ रही थी क्योंकि उसके नेता अत्यधिक खर्च करते थे और घाना की राजनीतिक व्यवस्था लोगों की सेवा और उत्थान की ओर निर्देशित नहीं थी। राजनेताओं का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना, सत्ता में बने रहना और खुद व साथियों को समृद्ध बनाना रहा है, भले ही इससे राज्य को भारी आर्थिक क्षति हो। अधिकांश राजनेता 4 साल के चुनावी चक्र को इस रूप में देखते हैं कि या तो वे अगला चुनाव जीत लें या फिर इतना धन जमा कर लें ताकि हार के बाद उसके साथ जा सकें। उदाहरण के लिए दिसंबर 2016 के चुनाव में नाना अकुफो-अड्डो ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन महामा को हराने के लिए कई वादे किए थे। मुफ्त हाई स्कूल शिक्षा और हॉस्टल, नर्सिंग और शिक्षक प्रशिक्षण भत्तों की बहाली, महामा कर हटाना और देश के हर जिले में एक फैक्ट्री स्थापित करना। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में एक बड़ी गलती थी। क्यों? ये वादे अवास्तविक और आर्थिक रूप से अस्थिर थे, क्योंकि घाना पहले से ही 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की $918 मिलियन की सख्ती योजना के तहत था। अकुफो-अड्डो के चुनावी वादों को पूरा करना देश की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ डाल रहा था। सरकार ने कार्यक्रमों को चलाने, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के कर्ज चुकाने और 18 करों और उपकरों को घटाने या समाप्त करने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू साझेदारों से भारी कर्ज लिया। हैरानी की बात है कि यह काम कर गया। मुफ्त शिक्षा, ईंधन व बिजली सब्सिडी, पेंशन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने महंगाई कम कर जीवन स्तर में सुधार किया। घाना अकेला नहीं था। दुनिया भर की कई सरकारों ने महंगाई को नियंत्रित करने और जनता का समर्थन पाने के लिए ऐसी ही रणनीतियों का उपयोग किया है। शुरुआत में यह तरीका घाना के लिए बहुत प्रभावी रहा। गरीबी दर में काफी गिरावट आई और देश को उसकी आर्थिक प्रबंधन के लिए सराहना मिली। समय के साथ घाना के खर्च ने आमदनी को पार कर लिया, जिससे बजट घाटा बढ़ गया। इससे सरकार विदेशी आरण पर अधिक निर्भर हुई। लेकिन समस्या ये थी कि घाना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तब तक और पैसा उधार नहीं ले सका जब तक वो अपनी सारी बकाया देनदारियां चुका नहीं देता। घाना के बढ़ते कर्ज के साथ चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड पहल के तहत कर्ज देकर सहायता प्रदान की। चीन और घाना के बीच संबंध वास्तव में 40 वर्षों से अधिक पुराने हैं। जब चीन पहली बार घाना आया था 1985 में, चीन ने घाना को बिना ब्याज की सहायता से नेशनल थिएटर बनाने में मदद की, जो उनके संबंधों को सुदृढ़ करने का एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। उस समय भी चीन ने घाना को उसकी समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक अवस्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण साझेदार माना था। इस शुरुआती संबंध ने पिछले 2 दशकों में चीन को घाना में सबसे बड़े निवेशकों में से एक बनने का मार्ग प्रशस्त किया। एक प्रमुख उदाहरण है घाना का प्रसिद्ध बुई हाइड्रो डैम। इस डैम का विचार 1925 में ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी अल्बर्ट अर्नेस्ट किटसन द्वारा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। 1960 के दशक में वर्ल्ड बैंक और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से योजना का निर्माण प्रारंभ हुआ। अंततः वे योजनाएं असफल रहीं। 1990 में कॉइनेट बेलियर, जिसे अब ट्रैक्टाबेल इंजीनियरिंग कहा जाता है, ने एक व्यवहार्यता अध्ययन किया
और चीजें फिर से शुरू हुईं। 1999 में एबरडीन विश्वविद्यालय ने भी पारिस्थितिकीय जांचें की। 1999 में हैलिबर्टन और ब्राउन एंड रूट को वोल्टा रिवर अथॉरिटी से बांध निर्माण की अनुमति मिली। लेकिन 2005 में चीनी कंपनी सिनोहाइड्रो ने चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से भारी धनराशि के समर्थन के साथ एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे घाना मना नहीं कर सका। इस परियोजना को $270 मिलियन के रियायती ऋण और $292 मिलियन के वाणिज्यिक ऋण से वित्त पोषित किया गया था, जिसमें घाना सरकार का योगदान केवल $60 मिलियन था। दोनों ऋण चाइना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से प्राप्त हुए, जिनमें 5 साल की छूट और 20 साल की पुनर्भुगतान अवधि शामिल थी। इसका अर्थ है कि घाना को 5 साल तक ऋण चुकाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे उसे कुछ राहत मिलेगी। 20 साल की अवधि में ऋण चुकाने की प्रक्रिया फैला दी जाती, जिससे इसे संभालना आसान हो जाता। अब मजेदार बात यह है, घाना ने इस ऋण का एक हिस्सा वास्तव में कोको बीन्स में चुकाया था। जी हाँ, कोको बीन्स में। अब यह बांध लगभग 400 मेगावाट बिजली पैदा करता है और लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में सहायक है। घाना की कहानी का एक और मोड़ तब आया जब उसे सोना मिला। 2007 में घाना को तेल मिला, जिससे उम्मीदें जागीं। घाना उप सहारा अफ्रीका के तेल उत्पादक देशों में शामिल हो गया। तेल का मतलब था मौका, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि उन्हें खोज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पैसे चाहिए थे। तो साल 2010 में घाना ने जरूरी गैस परियोजनाओं के लिए $3 अरब के कर्ज के लिए चाइना डेवलपमेंट बैंक का रुख किया। यह गेम चेंजर लगता है। उन्होंने तेल खोजा, फंड भी मिला और सब ठीक लग रहा है। लेकिन हमेशा की तरह सपना सच नहीं हुआ। 6 साल बाद ही उस कर्ज में कई अड़चनें आईं। परियोजनाओं में देरी हुई, कुप्रबंधन ने प्रवेश किया और पूरा समझौता एक नौकरशाही दुस्वप्न बन गया। नतीजतन घाना को आधा कर्ज रद्द करना पड़ा। अगला घाना में चीन द्वारा वित्त पोषित टेमा डीप सी पोर्ट एक और बड़ा प्रोजेक्ट था। चीनी बैंकों ने $231 मिलियन का निवेश कर घाना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया। बंदरगाह के विस्तार से बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने की क्षमता और समुद्री यातायात में वृद्धि हुई है, किंतु इससे चीनी बैंकों पर आरण निर्भरता और घाना के बाहरी ऋण दायित्व भी बढ़े हैं। अब ऊपर से देखने पर किसी दूसरे देश की तरक्की में निवेश करने में कोई बुराई नहीं है। ये परियोजनाएं देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करती हैं, लेकिन इससे मामला जटिल हो जाता है। सिर्फ 2 दशकों में घाना ने 41 अलग अलग चीनी आरण सुविधाओं से लगभग $5 अरब उधार लिए हैं। घाना के लिए यह एक बड़ी रकम है और इसके साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। 2022 तक घाना पर चीन का $1.9 अरब का कर्ज था, जिसमें $619 मिलियन की गारंटीकृत आरण राशि भी शामिल थी, जो देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। गारंटी वाला आरण वह होता है जब कोई देश पैसे उधार लेता है और बदले में कीमती चीज सुरक्षा के रूप में रखता है। यह गिरवी की दुकान के सौदे जैसा है। अगर देश ऋण वापस नहीं करता तो उधार देने वाला गिरवी रखी संपत्ति को रख लेता है। अंगोला के गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण हेतु धन की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने आरण के लिए चीन से संपर्क किया। अंगोला ने नकद उधार के बदले अपने तेल से कर्ज चुकाने का वादा किया, परंतु जैसा कि पता चला, घाना के पास अंगोला जैसे पर्याप्त तेल भंडार नहीं है, इसलिए तेल व्यापार एक विकल्प नहीं है। और जाहिर है वे सिर्फ कोको बीन्स में कर्ज चुकाते नहीं रह सकते। घाना की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी धातु और खनिज है, जिन्होंने सदियों से खेल को बदल दिया है। पहले व्यापारी घाना को सोने की धरती कहते थे और ये नाम आज भी सटीक है। घाना के पास सोना, हीरे, हाइड्रोकार्बन और लगभग 900 मिलियन टन बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 45-50 अरब डॉलर है। भले ही वे कर्ज को सीधे कोको बीन्स में नहीं चुका सकते, पर उनके कोको निर्यात की कीमत काफी अधिक है। घाना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है, जो वैश्विक कोको बाजार में 20% योगदान देता है। काजू घाना की विदेशी मुद्रा आय का लगभग 30% हिस्सा है और हर साल करीब $2 अरब लाता है। चीन ने यहां अवसर देखा। 2019 में चीन ने घाना में $2 बिलियन की रेल, सड़क, पुल नेटवर्क के वित्त पोषण के बदले घाना के बॉक्साइट भंडार के 5% तक पहुंच प्राप्त की। और सच कहूं तो जब घाना सरकार ने यह सौदा किया तो वे आखिर सोच क्या रहे थे? बॉक्साइट एक मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि यह एल्यूमिनियम का मुख्य घटक है,
जो तकनीकी और ऑटोमोबाइल उद्योगों को शक्ति देता है। शायद उन्होंने मान लिया था कि वे कुछ ही वर्षों में आरण चुकाकर अपना भंडार बनाए रख सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि उन्होंने चीन के साथ बातचीत करने के महत्व को कम आंका, जो ऐसी रणनीतियों में माहिर है। ये देश मजबूरी में चीन से कर्ज लेते हैं, जिसकी कीमत उन्हें अक्सर अपनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियां खोकर चुकानी पड़ती है। घाना पहला देश नहीं है जो चीन द्वारा अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों के अधिग्रहण के जोखिम का सामना कर रहा है। अतीत में हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध हम्बनटोटा बंदरगाह की कहानी है। यह चीन के लंबी अवधि के खेल का उदाहरण है। यदि आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो यहाँ एक संक्षिप्त विवरण है। चीन ने सबसे पहले श्रीलंका के अत्यधिक भ्रष्ट पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को प्रभावित किया और उन्हें अपने गृहनगर हम्बनटोटा में एक विशाल बंदरगाह बनाने के लिए मना लिया, जो एक पूरी तरह से अविकसित तटीय शहर था जहां समुद्री यातायात लगभग न के बराबर था। मांग कम होने के बावजूद राजपक्षे ने चीन से $1.9 बिलियन का भारी कर्ज लेकर बंदरगाह निर्माण किया। कोई हैरानी नहीं, हम्बनटोटा बंदरगाह राजस्व उत्पन्न करने में असफल रहा, जिससे श्रीलंका अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। और चीन ने क्या किया? उन्होंने हस्तक्षेप किया और अगले 99 सालों के लिए बंदरगाह अपने कब्जे में ले लिया। हाँ, आपने सही सुना, न 10 न 20 बल्कि 99 साल। और यह सिर्फ एक असफल परियोजना की बात नहीं थी। इससे चीन को हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण पकड़ मिल गई। आज की तारीख में चीन घाना के साथ वही खेल खेल रहा है, वही रणनीति, बस मंच अलग है। वर्षों तक घाना की सरकार और राजनेताओं ने अपने चीनी कर्ज सौदों की सच्चाई छुपाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आर्थिक परेशानियों का दोष महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध पर डाला, जबकि महामारी और युद्ध ने व्यवसायों और घाना की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। असलियत में यहां सबसे बड़ा खलनायक ये नहीं था। घाना सरकार द्वारा कर्ज के बदले में कम से कम 8 राष्ट्रीय संपत्तियों को चीन के पास गिरवी रखने की खबर चौंकाने वाली है। रणनीतिक संपत्तियां जैसे टेमा हार्बर, घाना ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, GBC, कोटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट KIA और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ऑफ घाना ECG भी खतरे में हैं। सोचिए, अगर आपके देश का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बिजली व्यवस्था और हवाई अड्डे व बंदरगाह जैसी महत्वपूर्ण संरचनाएं किसी दूसरे देश के नियंत्रण में आ जाए तो कैसा लगेगा? और वो भी ऐसा देश जिसका रिकॉर्ड है कि वो दूसरे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा देता है। डरावना लगता है ना? कल्पना कीजिए कि स्थानीय लोग अपने ही हवाई अड्डे या बंदरगाह के पास से गुजरते हुए हर जगह चीनी बैरियर देखते हों। ये सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बल्कि संप्रभुता की बात है। विदेशी देश महत्वपूर्ण संपत्तियों पर नियंत्रण से स्थानीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक फैसलों और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। यही घाना में अभी हो रहा है। ये महज संयोग नहीं है, यह चीन की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें घाना जैसे देशों को अनंत कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। जो लोग चीन का खेल समझते हैं, उन्हें पता था कि यह कभी विकास के बारे में नहीं था। चीन अफ्रीका में 2 मुख्य कारणों से मौजूद है। पहला धातुएं और खनिज, और दूसरा भू राजनीतिक नियंत्रण। हाल ही में धातुएं और खनिज टेक्नोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप वैश्विक बाजार पर ध्यान दें तो पिछले वर्ष प्रसिद्ध चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स ने इलेक्ट्रिक कार उत्पादन में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था। चीन विश्व में लिथियम बैटरी, सौर पैनल का सर्वाधिक उत्पादक है और वैश्विक स्टील बाजार का 57.6% नियंत्रित करता है। यही कारण है कि ऐसा हुआ। वे ऑटो और रिपेयर पार्ट्स के उत्पादन में दबदबा रखते हैं। साथ ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रेफाइट, टंगस्टन और जर्मेनियम पर भी उनका नियंत्रण है, जो उन्नत चिप निर्माण के मुख्य खनिज हैं। चीन ने अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों पर कब्जा कर लिया है। इसका एक प्रमुख कारण है चीन की कोलेटरल लोन नीति। यह नीति चीन को भविष्य में अन्य देशों से धातु और खनिज सुरक्षित करने देती है। चीन अफ्रीकी देशों को लेकर चिंतित है, क्योंकि वे तांबा, कोबाल्ट, लिथियम और बॉक्साइट जैसे संसाधनों से समृद्ध हैं। ये देश अविकसित होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े और मूल्यवान खनिज भंडारों पर स्थित हैं। चीन राणों के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित कर न केवल अपनी आवश्यक सामग्री प्राप्त करता है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करके खुद को एक तकनीकी और विनिर्माण महाशक्ति के रूप में स्थापित करता है। यही कारण है कि घाना का चीन के कर्ज जाल में फंसना एक संयोग नहीं है।
चीन लगातार पश्चिम अफ्रीका के खनिज संसाधनों पर नजर रखता आया है। 1995 से 2020 के बीच चीन ने इस क्षेत्र में लगभग 87 अरब डॉलर डाले ऊर्जा और खनन क्षमताओं के विकास के लिए ऋण दिए। इस सहायता ने चीन की औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को विविधतापूर्ण बनाकर देश के विशाल विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। 2020 में घाना और नाइजीरिया ने ही क्षेत्र में चीनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 11% हासिल किया, जबकि सिएरा लियोन, सेनेगल, टोगो, द गाम्बिया, लाइबेरिया, बेनिन, बुर्किना फासो और काबो वर्डे जैसे छोटे देशों ने मिलकर सिर्फ 5.6% हिस्सा लिया। अर्ण कूटनीति के द्वारा चीन महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राजनीतिक समर्थन प्राप्त करता है। चीनी आड़ों की सबसे बड़ी कमी ब्याज दर है। जहां चीनी बैंक न्यूनतम 2 से 3% की ब्याज दर पर ऋण देते हैं, वहीं यह ध्यान देना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जैसी संस्थाएं इसी तरह के ऋण 1% या उससे भी कम ब्याज दर पर दे सकती हैं, जिससे चीन के प्रस्ताव तुलनात्मक रूप से कम आकर्षक लगते हैं। कुछ मामलों में ब्याज दर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली दर से भी अधिक हो सकती है। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उदाहरण लें। नेपाल सरकार ने चीन से $215 मिलियन का ऋण 2.75% की शुरुआती ब्याज दर पर लिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नेपाल इस ऋण पर मूल रूप से तय की गई दर से काफी अधिक 5% की ब्याज दर चुका रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक, जैसा हमने शुरुआत में देखा, घाना अपनी सालाना आय का 34% सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। यदि कोई देश अपनी आय का 1/3 हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करता है, तो नागरिकों की भलाई सहित अन्य चीजों के लिए बहुत कम बचता है। जब सरकार पर अधिक कर्ज चुकाने का बोझ होता है, तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसी जरूरी सेवाओं के लिए कम पैसा बचता है, जो सीधे तौर पर जनता के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। हालात और भी खराब करने वाली बात यह है कि घाना की महंगाई दर बढ़कर 54% हो गई है और उसकी मुद्रा 2020 से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 150% तक गिर चुकी है। घाना के लोगों पर महंगाई का बुरा असर पड़ रहा है। किराने का सामान और पेट्रोल सहित सब कुछ महंगा हो गया है। कारोबार भी दबाव महसूस कर रहे हैं। कुछ बंद हो रहे हैं, जिससे नौकरियां जा रही हैं और अर्थव्यवस्था में अफरा तफरी मची है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। घाना कर्ज संकट से जूझ रहा है, जबकि चीनी कंपनियां देश के संसाधनों का दोहन कर रही हैं, प्रायः अवैध खनन के माध्यम से। पिछले 20 सालों में घाना में गैर कानूनी चीनी सोना खनिकों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। 2008 से 2016 के बीच 50,000 से अधिक चीनी नागरिक घाना आए, जिन्होंने छोटे पैमाने की खनन रियायतों पर कब्जा कर लिया और देश के पर्यावरणीय व आर्थिक दबाव को बढ़ाया। और अब ये सिर्फ छोटे स्तर का काम नहीं रह गया है। बड़ी चीनी कंपनियां और अधिक नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जिजिन माइनिंग ग्रुप घाना की गोल्ड फील्ड्स को $1 अरब में खरीदने की तैयारी कर रही है। वास्तव में मुख्य समस्या चीनी कर्जों की जानकारी न देने और गोपनीयता से जुड़ी है। कई अफ्रीकी सरकारें, विशेषकर जिनके पास धन की कमी है, ऋण ले रही हैं बिना पूरी तरह से परिणाम समझे। चीन के ऋणदाता इन गरीब देशों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं, जिससे उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। ये ऋण समझौते अक्सर बहुत जटिल होते हैं। इन अनुबंधों में गोपनीयता और नो पेरिस क्लब क्लॉज जैसी छिपी शर्तें हो सकती हैं, जो कर्ज के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गठन को करीब करीब नामुमकिन बना देती हैं। जिन लोगों ने पेरिस क्लब के बारे में नहीं सुना है, उनके लिए बता दूं कि यह मूल रूप से 20 ऋणदाताओं का एक समूह है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। वे एक साथ आए हैं ताकि उन देशों की मदद कर सकें जो बड़े कर्ज भुगतान की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पेरिस क्लब ऋणग्रस्त देशों को कम ब्याज दर पर नए ऋण या अधिक समय देकर उनकी मदद करता है जब वे अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं। यह वित्तीय संकट में फंसे देशों को ढहने से बचाने के लिए थोड़ी राहत देने का एक तरीका है। चीनी ऋणों में पेरिस क्लब की शर्तें न होने से देश इस सहायता से वंचित रह जाते हैं। कर्ज पुनर्गठन या बातचीत के लिए पेरिस क्लब का सहारा न ले पाने से उनकी मुश्किलें
और बढ़ जाती हैं। इसीलिए चीनी अनुबंधों की छिपी शर्तें बेहद खतरनाक हैं। वे देशों को बिना किसी विकल्प के फंसा देती हैं, संभवतः जानबूझकर, ताकि बाद में उन पर दबाव डाला जा सके। यह सब कर्जदाताओं के हितों की रक्षा के लिए किया गया है, जिससे चीन को हर हाल में भुगतान मिलता है, जबकि घाना जैसे उधार लेने वाले देश कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और उनके पास इससे निकलने का कोई वास्तविक रास्ता नहीं होता। इसलिए यह एक बड़ा मुद्दा है। न पारदर्शिता है, न सार्वजनिक चर्चा, और न ही इन देशों के पास सांस लेने की असली जगह है। यह एक दुष्चक्र है जो उन्हें कर्ज के जाल में फंसाए रखता है। राष्ट्रीय संपत्तियों या प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण और उनसे आय अर्जित करना कहानी का केवल एक पहलू है। दूसरा और महत्वपूर्ण कारण भू राजनीति है। चीन ने अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर अमेरिका और यूरोप जैसी पश्चिमी शक्तियों को चुनौती दी है। घाना चीन के लिए सोने की खान के समान है। अटलांटिक महासागर के निकट होने के कारण यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स और बंदरगाहों के लिए एक बड़ा फायदा है। जरा सोचिए, अगर चीन पश्चिम अफ्रीका से सोना, बॉक्साइट या कोको जैसे खनिजों पर कब्जा करना चाहता है, घाना के समुद्र तट चीन को सामान भेजने के लिए आसान मार्ग प्रदान करते हैं। यह समुद्र के निकट एक सुविधाजनक शिपिंग डॉक जैसा है, जिससे सामान विशेषकर चीन के मुख्य भूभाग सहित विश्व भर में भेजा जा सकता है। यदि भविष्य में चीन और अमेरिका या यूरोपीय संघ के संबंध खराब होते हैं, तो घाना और इसके बंदरगाहों पर नियंत्रण चीन को इस क्षेत्र में सैन्य और लॉजिस्टिक लाभ प्रदान करेगा। चीन की अण्व कूटनीति ने उसे वैश्विक शासन में एक बड़ी बढ़त दी है, जिससे उसे लगभग जो चाहे करने की स्वतंत्रता मिल गई है। देशों को भारी कर्ज में फंसाकर और उनकी संपत्तियों को गिरवी रखवाकर चीन उन देशों पर प्रभाव और नियंत्रण हासिल कर लेता है, जिससे वे देश प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चीन को चुनौती देने या उसकी आलोचना करने से हिचकिचाते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र में उग्र मुस्लिम मुद्दा उठा, तो कई मुस्लिम बहुल राष्ट्र सहित अधिकांश देश, जिन्हें उइगुरों के प्रति अधिक सहानुभूति होनी चाहिए थी, चुप रहे। क्यों? क्योंकि वे चीन को नाराज करने या उनके निवेश व समर्थन खोने का जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने इस विषय से बचने की कोशिश की, कहा कि यह चीन का आंतरिक मामला है, जो दर्शाता है कि चीन का आर्थिक प्रभाव उन देशों को भी चुप करा सकता है जिनका इन मुद्दों से स्वाभाविक संबंध है। घाना और चीन के कर्जजाल में फंसे अन्य देश जानते हैं कि क्या चल रहा है। लोग अब चीन की योजना से परिचित हैं। बड़े कर्ज, अच्छे वादे, और फिर अचानक वे उस पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि पैसे के लिए ये देश क्यों बार बार चीन का रुख करते हैं? चीन कोई सवाल नहीं पूछता और ज्यादा नहीं टटोलता कि आप पैसा कैसे खर्च करेंगे या आपकी सरकार सही काम कर रही है या नहीं। ना कोई भाषण, ना सुधारों की कोई शर्त, ना अपना घर संभालो जैसी बातें, बस एक मोटा चेक बिना किसी शर्त के। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगता है। घाना ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 17 बार कर्ज लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा लेना जितना सुनने में आसान लगता है, उतना वास्तव में नहीं है। वे पैसे देने से पहले बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। उदाहरण के लिए वे जानना चाहते हैं कि जिन परियोजनाओं में यह पैसा खर्च किया जाएगा, उनके बारे में पूरी जानकारी। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह पैसा सिर्फ किसी ऐसी परियोजना के लिए ना हो जिसे सरकार अपने फायदे के लिए रखना चाहती है। IMF भी पर्यावरणीय चिंताओं को अधिक महत्व देता है। अगर प्रोजेक्ट प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, तो वे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे संभाला जा रहा है। इसके अलावा सरकारी पारदर्शिता का भी मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि सरकार धन का उचित उपयोग कर रही है और कोई अनियमितता नहीं है। यह कुछ सरकारों के लिए मुश्किल हो सकता है, खासकर उनके लिए जिनके पास कोई स्पष्ट योजना या उद्देश्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सख्त हो सकता है, सुनिश्चित करता है कि पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो। बिना जांच के जल्दी पैसा चाहने वाली सरकारों के लिए यह झंझट लग सकता है। परंतु जब परिस्थितियां अत्यंत बिगड़ती हैं और अर्थव्यवस्था ढहने लगती है, तभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य बड़ी संस्थाएं सहायता हेतु अग्रसर होती हैं। उनके पास इतने संसाधन हैं कि वे देशों को मुसीबत में तुरंत मदद दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में घाना को अपने $3 अरब विस्तारित क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत $360 मिलियन की राशि मंजूर की है। यह घाना को कर्ज से मुक्त करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता के लिए है। चीनी कर्ज की गंदी चालों और उच्च ब्याज दरों के बावजूद कई देश उसे प्राथमिकता देते हैं। ये हैं इसके अहम कारण। बहुत से देश चीनी कर्ज के तात्कालिक फायदे जैसे आसान पैसा और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लेकिन अक्सर इसके दीर्घकालिक परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं।
मैं ये एक अच्छे कारण से कह रहा हूं। 54 अफ्रीकी देशों में से 50 देश गंभीर चीनी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। चीन को इस कर्ज से उस क्षेत्र पर प्रभुत्व मिलता है जिससे वे जो चाहें कर सकते हैं। चीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया की तांबा और कोबाल्ट खदानों को नियंत्रित करता है, जो वैश्विक टेक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनें, बंदरगाह और हवाई अड्डे बना रहे हैं। वे अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर रहे हैं कि कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। पिछले दशक में चीनी कर्ज जाल रणनीति के कारण अफ्रीका में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो चीन विरोधी विकसित देशों के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका, घाना और अन्य अफ्रीकी देशों में अपना व्यापार और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। घाना जैसे देशों को अब तय करना होगा कि क्या ये आरण जोखिमों के लायक हैं। समय ही बताएगा कि कोई इन गलतियों से सीखता है या नहीं।